डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका टाइटल है एवरीडे यूज बाय एलिस वॉकर। तो सबसे पहले हम इसके की फैक्ट्स देखेंगे, फिर कैरेक्टर्स, थीम्स और समरी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइटल एवरीडे यूज, राइटर एलिस वॉकर। एलिस वॉकर कौन थी? एलिस वॉकर अमेरिकन राइटर, पोइट, एक्टिविस्ट, नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। ये 1944 में जॉर्जिया में पैदा हुई और स्टिल अलाइव हैं। इन्हें इनके एक नॉवल द कलर पर्पल की वजह से पुलिट्जर प्राइज भी मिला। ये बहुत ज्यादा गरीब फैमिली में पैदा हुई और वन आई से ब्लाइंड है, मतलब एक आंख से ये नजर नहीं आता। बाय बर्थ ऐसे नहीं था, बल्कि एक्सीडेंटली इनके ब्रदर से गन चल गई थी जिसकी वजह से इनकी एक आंख जाया हो गई। ये वर्क कब पब्लिश हुआ? 1973 में हार्पर्स मैगजीन में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ और उसके साथ इनकी शॉर्ट स्टोरी की एक कलेक्शन इन लव एंड ट्रबल में भी पब्लिश हुआ। लिटरेरी पीरियड है कॉन्टेम्प्रेरी अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर। जॉनरा है शॉर्ट स्टोरी। सेटिंग द डीप साउथ। पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पर्सन नैरेटिव फ्रॉम मामास पर्सपेक्टिव। तो ये शॉर्ट स्टोरी फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है और ये मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है। मिसिस जॉनसन, जो कि हमारी प्रोटैगोनिस्ट भी है, वही हमें स्टोरी बताती हैं। अब हम इस शॉर्ट स्टोरी के कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो ये शॉर्ट स्टोरी जॉनसन फैमिली की है, जिसमें मिसिस जॉनसन मदर हैं। इनकी दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नेम डी है और छोटी बेटी का नाम मैगी है। दोनों बेटियां एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं। जो बड़ी है वो एजुकेटेड है, फैशनेबल है, और जो छोटी है वो ब्यूटीफुल भी नहीं है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, घर में ही रहती है और मदर की सारी उसने हैबिट्स अडॉप्ट की हुई हैं। और जो बड़ी बेटी डी है, उसने एक पार्टनर ढूंढ लिया है और वो मुस्लिम है। उसका नेम है हकीम ई बार्बर। अब हम इन कैरेक्टर्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला कैरेक्टर है मिसिस जॉनसन। ये प्रोटैगोनिस्ट भी हैं और नरेटर भी हैं। यही हमें कहानी सुना रही हैं। तो इनको स्टोरी में इस तरह बताया गया है। लार्ज बिग बोन वुमेन विद रफ मैन वर्किंग हैंड्स। ये अनएजुकेटेड और ट्रेडिशनल किस्म की लेडी हैं। इन्हें सिंपल रहना बहुत ज्यादा पसंद है। इनका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा सिंपल है। स्पेशली मिल्किंग काउस का काम ये बहुत अच्छे से करती हैं और इन्हें बहुत ज्यादा पसंद भी है। इनकी सोच अपनी बड़ी बेटी की सोच से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ये सिंपल वेज पसंद करती हैं, लेकिन इनकी बड़ी बेटी इनके बिल्कुल ऑपोजिट है। वो एजुकेटेड है, फैशनेबल है, उसे ट्रेडिशन वैल्यूज पसंद नहीं है, लेकिन बाद में वो चेंज हो जाती है। उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी फिर हमें स्टोरी में पता चलता है। सेकेंड कैरेक्टर है डी, मिसिस जॉनसन की बड़ी बेटी है। एजुकेटेड अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है, बहुत ज्यादा स्टाइलिश है और इसे पता है कि मैंने अपने आप को मेंटेन कैसे रखना है। एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले ये बहुत ज्यादा डिफरेंट गर्ल थी। इसका एटीट्यूड अपने कल्चर को लेकर, अपनी चीजों को लेकर, अपने एंसेस्टर्स को लेकर बहुत ज्यादा डिफरेंट था। ये अपनी हर चीज को नापसंद करती थी, मतलब इसे अपने कल्चर, अपनी हर चीज से नफरत थी। लेकिन एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इसका बिहेवियर टोटली चेंज हो गया। अभी अपने कल्चर को, अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए डिफरेंट सोच रखती है, बल्कि पसंद करती है, अपने कल्चर को अडॉप्ट करना चाहती है, लेकिन डिफरेंट तरीके से। इसकी मदर का तरीका और है, इसका तरीका और है। तो यही हमें मेन डिफरेंस इस स्टोरी में बताया गया है कि माँ अपने कल्चर को लेकर किस तरीके से उसे प्रिजर्व करना चाहती है और बेटी जो कि एजुकेटेड है और यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करना बिल्कुल अलग तरीके से चाह रही है। तो इस तरह ये हमें जनरेशन गैप भी यहाँ पे देखने को मिलता है और अपने कल्चर को, अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के डिफरेंट तरीके भी पता चलते हैं। ये अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए एक अफ्रीकन मुस्लिम मैन से शादी कर लेती है और इवन अपना नेम भी चेंज कर लेती है। थर्ड कैरेक्टर है मैगी। ये मिसिस जॉनसन की सबसे छोटी बेटी है और दूसरी बेटी है। ये अपनी बड़ी बहन डी से ऑपोजिट है। ये बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है और ना ही ब्यूटीफुल है। इसके फेस पे जलने के निशान है, क्योंकि इन्होंने जब ये वाला घर बनाया तो इससे पहले ये जिस घर में रह रहे थे उस घर में आग लग गई थी और मैगी भी अंदर ही रह गई थी। तो मैगी को जब तक अंदर से वो बाहर निकाल के लेके आई, उस टाइम तक उसकी बॉडी पर काफी ज्यादा आग लग चुकी थी। तो इसकी वजह से इसकी बॉडी और इसके फेस पर बर्निंग स्कार्स हैं। ये बिल्कुल भी फैशनेबल नहीं है। ये अपनी मदर की तरह ट्रेडिशनल लाइफ को पसंद करती है और अपनी मदर से सारी स्किल्स सीखती है। ये स्कूल नहीं जाती और इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो इसकी रीडिंग एबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। लास्ट कैरेक्टर है हकीम ए बार्बर। ये डी का पार्टनर है
और इसका नेम है हकीम ए बार्बर, लेकिन मिसिज जॉनसन इसे अस्सलाम वालेकुम कहती हैं। और यहाँ पे ये बड़ी फनी सी बात है, ये मुस्लिम्स का ग्रीटिंग वे है, मतलब जब वो किसी से मिलते हैं तो वो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। तो जब वो मामा से मिला था यानी मिसिज जॉनसन से मिला था तो उस टाइम पे उसने उन्हें अस्सलाम वालेकुम कहा। तो मिसिज जॉनसन को लगा कि शायद ये अपना आप इंट्रोड्यूस करवा रहा है, अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा है, तो इस वजह से वो उसे अस्सलाम वालेकुम ही कहने लग गई। लेकिन फिर बाद में उसने क्लियर किया कि आप मुझे हकीम ए बार्बर कह सकती हैं। अब हम इस शॉर्ट स्टोरी की इंपॉर्टेंट थीम्स देख लेते हैं। तो पहली थीम है रूरल वर्सेस अर्बन ब्लैक आइडेंटिटी। सेकंड है रिलेशनशिप विद ट्रेडिशन, हेरिटेज एंड ऑनरशिप। और थर्ड है ब्लैक कॉन्शियसनेस मूवमेंट। अब हम इस शॉर्ट स्टोरी की समरी देखते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है मिसिस जॉनसन के घर में, जो कि डीप साउथ में है। इनकी बड़ी बेटी डी इनके घर विजिट करने वाली है अपने न्यूली वेड पार्टनर के साथ। उसके पार्टनर का नेम है हकीम ए बार्बर। अब मैगी और मामा दोनों अरेंजमेंट कर रही हैं क्योंकि बेटी शादी के बाद पहली दफा घर आ रही है। मैगी अपना ड्रेस चेंज करती है और मामा बैठी सोच रही है। अपने ख्यालों में वो सोचती है कि काश उसकी भी अपनी बेटी के साथ रिकंसिलिएशन ऐसे ही हो, मतलब अपनी बेटी के साथ वो वैसे ही मिले जैसे टीवी में कोई शो चल रहा हो और उसमें एक हैंडसम सा होस्ट बैठा हो, बिल्कुल जॉनी कार्सन जैसा। फिर वो खुद ही अपनी सोच बदल लेती है और कहती है कि वो तो कभी भी किसी टीवी शो में नहीं जा सकती, इसलिए ये चीज अनरियलिस्टिक है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। मिसिस जॉनसन अब अपने सहन में खड़ी हैं। उन्हें डी के बचपन की बहुत सी बातें याद आ रही हैं। डी बहुत ही गुस्सीली होती थी, बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी, छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाती। इसे हर वक्त पैसे चाहिए होते थे, अच्छे अच्छे क्लोथ्स, अच्छे अच्छे जूते चाहिए होते थे। इसके अलावा इसको एजुकेशन भी बहुत ज्यादा अच्छे वाली करनी थी। हर टाइम ये चाहती थी कि अपनी ब्यूटी को मेंटेन करके रखे और इसकी हर बात को माना जाए। तो उन्हें डी के बचपन की ये सारी बातें याद आ रही हैं। फिर उन्हें ये भी याद आता है कि जब उसने एजुकेशन कंप्लीट कर ली तो उसका बिहेवियर टोटली चेंज हो गया। अब वो अपनी मदर और चर्च के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल है। फिर ये डी को मैगी से कंपेयर करती हैं कि मैगी तो बहुत ही सिंपल नेचर की है, घर में रहती है, मदर के साथ साथ रहती है और मदर की सारे काम, सारी स्किल्स ये बहुत अच्छे से सीख चुकी है। ज्यादा बोलती नहीं है, चुपचाप बैठी रहती है, ऐसे लगता है जैसे स्ट्रेस में है। और फिर उन्हें ये भी याद आता है कि मैगी के फेस और उसकी बॉडी पर स्कार्स हैं। ये स्कार्स किस तरह बने? इनका जो पहले वाला घर था उसमें बहुत बुरे तरीके से आग लग गई थी, तो मैगी को ये बड़ी मुश्किल से वहां से बचाकर निकाल कर लेके आई। तो उससे मैगी के फेस और बॉडी पर स्कार्स आ गए थे। अपने इन स्कार्स की वजह से भी वो बहुत ज्यादा चुप रहती है और हर टाइम स्ट्रेस में रहती है। फाइनली डी अपने पार्टनर हकीम बार्बर के साथ आ जाती है। उसने अफ्रीकन स्टाइल का बहुत प्यारा, बहुत बड़ा सा ड्रेस पहना होता है और वो अपनी मदर को कहती है कि उसे अब डी ना कहें बल्कि उसे वैंगरो कहें, क्योंकि वो अपना नेम चेंज कर चुकी है। मामा उसे रिमाइंड कराती हैं कि डी का नेम उसकी आंट डीसी के नाम पर रखा गया था, लेकिन फिर वो एक्सेप्ट कर लेती हैं कि चलो जिस तरह उनकी बेटी खुश है वो भी उसी नेम से उसे बुलाएंगी। डी बहुत मजे से अपनी मदर का बनाया हुआ खाना खाती है। उसके बाद वो अपनी फैमिली की पिक्स लेती है अपने घर के साथ और बहुत प्राउडली बताती है हर एक एक चीज के बारे में। लेकिन उसका हस्बैंड उसकी बातों में, उसके घर में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता। वही डी जो अपने घर की हर चीज से, हर पोजेशन से नफरत करती थी, अब अपने घर की हर चीज को बड़े शौक से उठा उठा के देख रही है। पुराने टूटे हुए स्टूल को उठा के देखती है, फिर ग्रैंड मदर की बटर डिश को उठाती है और कहती है कि वो जो बटर चर्न है, यानी जिससे मक्खन वगैरह निकालते हैं, वो अपनी मदर को कहती है कि वो उसे दे दें, वो अपने घर में जाके रखेगी, संभाल के रखेगी, यानी उसे प्रिजर्व करेगी कल्चर की आइडेंटिटी के लिए। उस पर मिसेस जॉनसन मान जाती हैं और वो अपनी बेटी को दे देती हैं। फिर डी अंदर कमरे में जाती है और वहां से रजाई निकाल कर ले आती है, यानी क्विल्ट्स, जिसको हम लिहाफ भी बोलते हैं। वो अपनी मदर को कहती है कि ये क्विल्ट्स उसे दे दें, वो अपने घर में इन्हें जाके हैंग करेगी और अपने कल्चर की आइडेंटिटी के लिए इसे याद रखेगी। लेकिन उस पर मिसेस जॉनसन नहीं मानती। वो कहती हैं कि ये तो मैंने मैगी के लिए रखी हुई है, मैगी को पसंद है। इस पर डी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मदर को कहती है कि मैगी कभी भी उन्हें अच्छे से नहीं संभाल सकती, ना ही कभी इन्हें अप्रिशिएट कर सकती है, बल्कि ये इन क्विल्ट्स को एवरीडे यूज में लेके आएगी, यानी इनको डेली बेसिस पे यूज करेगी और इस तरह खराब कर देगी। तो उस पर मिसेस जॉनसन कहती हैं कि कोई बात नहीं, वो दोबारा बना लेगी क्योंकि उसे तो सीनी आती है, मतलब सिलाई करनी आती है। डी नाराज हो जाती है और कहती है कि ये चीजें प्राइसलेस होती हैं और मदर को तो अपने हेरिटेज को समझना आता ही नहीं है और नाराज होकर वहां से चली जाती है। पीछे मैगी और मिसेस जॉनसन दोनों माँ बेटी अकेली रह जाती हैं और यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है।